हेलो गाइस, मैं पार्थ श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। और आप सभी का स्वागत है आज हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लास्ट सेशन में, जहाँ पे हम करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे लास्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के कुछ बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज और कुछ रिलेटेड पीवाईक्यूज भी होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा सबके पास जो सीयूईटी एस्पिरेंट हैं या कोई और एस्पिरेंट भी हैं उनके लिए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत पड़े। आज बेसिकली ये हमारा लास्ट चैप्टर है अगर हम हमारे सीयूईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो, क्योंकि हमने हमारे ऑर्गेनिक ख़त्म कर ली और इनऑर्गेनिक ख़त्म कर ली। अब हमारा फिजिकल का लास्ट लेक्चर यहाँ पे चल रहा है जो कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर है। और यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज आप यहाँ पे सीख कर जाएंगे, सॉल्व करके जाएंगे, और जैसा भी होगा आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखिए आज यहाँ पे आपका होने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सब का सब यहाँ पे कवर अप हो जाएगा जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अपनी तरफ से आप अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखिएगा। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि branch of chemistry which deals with the study of rates of the chemical reactions and their mechanism is called as। तो अब यहाँ पे हमसे बात की गई है कि केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन किस तरीके से चलता है उसके रेट मीन्स उसके एवरेज स्पीड एक तरीके से कह सकते हैं, कितना तेज वो होगा, कितने धीमे होगा, उसके रेट और क्या मैकेनिज्म है उसके आगे बढ़ने का, उसके रुकने का, चलने का, जो भी उन सब की स्टडी जब हम केमिस्ट्री के किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में करते हैं तो केमिस्ट्री की उस ब्रांच को ही हम लोग क्या कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं। इसी चैप्टर में आप यहाँ पर इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली अगर आप यहाँ पे सोल्यूशंस को देखें, एक मिनट रुकिए जरा, पेन को यहाँ पे चेंज करने का देख लेते हैं हम लोग एक बार ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे हम इसे वाइट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हमने सबसे पहले सॉल्यूशंस में क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन से पढ़ा था कि ये होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी दो और उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर्स को ही हम लोग कहते क्या हैं? सॉल्यूशंस। और मिक्सचर को हम एक चीज़ और लिख लेते हैं, मिक्सचर जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस का मतलब कि हमारा जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों सेम फेज में होगा, डिफरेंट फेज में नहीं, तब हमारा होमोजीनियस होता है। और जब ये दोनों अलग अलग फेज में होते हैं तो उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और तब उसे हम बाइनरी मिक्सचर नहीं कहते, यानी सोल्यूशन नहीं कहते, अगर हम लोग अपने करंट स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ ही लिया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली डीलिंग हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, बैटरीज, इन सब से रिलेटेड की जो स्टडी होती है उससे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और जो सरफेस केमिस्ट्री होती है ये कहते हैं जब सरफेस के ऊपर कोई प्रोसेसेस हो, सरफेस प्रोसेसेस यानी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स का कुछ भी तरीके का परफॉर्म करना या आके वहाँ पे रह जाना। एक शब्द वहाँ पे होता है एड्जॉर्प्शन, मतलब कि सरफेस के ऊपर ही बैठ जाना। सरफेस केमिस्ट्री जैसा कि आपके सिलेबस में तो नहीं है, तो उसकी नीड यहाँ पे और डीप में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब सरफेस केमिस्ट्री आपने देख लिया क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने बता दिया है, सोल्यूशन बता दिया, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा बच रहा है जो हमारे यहाँ पे होगा, वो होगा केमिकल काइनेटिक्स। और बेसिकली उसी चैप्टर के आज हम पीवाईक्यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन, ओके, आपके सामने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है बढ़िया सी, और हमें बताना है इसका रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। थोड़ा सा उसमें बताइएगा। तो अब देखिए रेट हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले डिटरमाइन करने का तरीका आप यहाँ पे सीखिए। यहाँ पे एक बार बताइए, ये साइड जो होता है यानी कि हमारा ये लेफ्ट साइड पे हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। लेफ्ट साइड पे हमारा रिएक्टेंट होता है, और जब ये रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर रिएक्ट करते हैं तब जाके ये हमें प्रोडक्ट्स देते हैं। रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि हमारा राइट साइड पे होता है, राइट साइड पर होता है। अब एक बार बताइए, प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट हमें क्या दिख रहे हैं? प्रोडक्ट हमें दिख रहे हैं, यानी कि वो हमें अपीयर हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स को जो हम लिखते हैं वो यहाँ पर हम लिखते हैं रेट के साथ, रेट ऑफ अपीयरेंस,
रेट ऑफ, ये स्पेलिंग में, रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन टाइम टेकन। और जब भी हम लोग राइट साइड में लिखेंगे, जो चीज़ अपीयर होती है उसके साथ हम कभी भी नेगेटिव का सिंबल नहीं लगाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में जो भी चीज़ हम राइट साइड पे लिखेंगे उसमें हम कभी भी नेगेटिव का सिंबल नहीं लगाएंगे, ये चीज़ को याद रखिएगा। ओके, तो ये जो है यहाँ पर प्लस साइन रहेगा। और अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे जाएं तो यहाँ से रिएक्टेंट क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, यानी कि डिसअपियर हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। जितना आसान तरीके से आपको समझना है आप समझ सकते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस आगे देख लीजिए, और ये भी अपॉन टाइम टेकन होता है। अब क्योंकि और जब लेफ्ट साइड पे होते हैं तो हम लोग नेगेटिव सिंबल का यूज करते हैं। जो चीज़ हमारी गायब होती है वहां पर हम लोग नेगेटिव सिंबल को यूज करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, अगर हम रेट को लिखते हैं। और जो हम लोग राइट साइड पे रहते हैं, जो चीज़ हमें अपीयर होती है, यानी प्रोडक्ट अपीयर होता है, उसके लिए हम पॉजिटिव सिंबल का यूज करते हैं। ओके, तो यहीं से हम लोग बस इसको अब लिखना सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमसे सिर्फ यही पूछा है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो एक बार हम इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसको हम इरेज करते हैं, इतना तो आपने समझ ही लिया होगा। तो यहाँ पे बिना किसी टेंशन के हमें आगे बढ़ना है, और कोई भी टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी है। हमें बस अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सीखना है, समझना है, सब करना है। ओके, तो अब यहाँ देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे रेट ऑफ कैसे लिखेगा। अब देखिए Hg और Cl हमारा जो है वो हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, यानी कि वो डिसअपियर हो रहा है, और हमें जाके HgCl2 अपीयर हो रहा है। यानी कि अगर Hg और Cl जो है अगर वहाँ लेफ्ट साइड पे, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा, और वहाँ पे हम नेगेटिव सिंबल का यूज करेंगे। तो ये इसका हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करते हैं, यानी कि ddT या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का फॉर्म यूज करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो डायमंड है इसको आप डेल्टा समझ लीजिएगा, ये हमारा यहाँ पे डेल्टा है। ओके, तो इसको हम अब यहाँ पे लिखने का ट्राई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो पहले एच जी दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ, लिखने का तरीका देखिए, डेल्टा ऑफ एच जी बाई डेल्टा टी, और ये नेगेटिव का सिंबल। और एक चीज़ और, जब भी इनके साथ कोई कांस्टेंट यानी कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी रहती है तो उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अगर इंटीग्रल वैल्यू हमारे पास दी हुई है तो उसे हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ऐसा ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स में होता है जब हम रेट को डिटरमाइन करके लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा। और अगला सोचिए, और जो लेफ्ट और जितने भी हम यहाँ पर इक्वेशंस लिखेंगे सब इक्वल टू सबसे एक दूसरे से कोरिलेट करते जाएंगे। वहाँ पे कोई प्लस या माइनस का सिंबल एक दूसरे को एक ही में जोड़ेगा नहीं। एक बार लिख लिया, फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे। ओके, आगे देखिए, अब यहाँ पे कैसे लिखेगा, अब यहाँ पे भी देखिए कोई कांस्टेंट वैल्यू या इंटीग्रल वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ये भी ऐसे ही आएगा। ये हो जाएगा हमारा डेल्टा CL बाई डेल्टा टी, और ये नेगेटिव सिंबल यहाँ पे लग जाएगा। ये नेगेटिव सिंबल है, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सिंबल। और ये फिर इक्वल टू होगा हमारे प्रोडक्ट के, और प्रोडक्ट हमारा क्या दिया हुआ है, HgCl2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा HgCl2 बाई डेल्टा टी। तो सिर्फ यही 3 इक्वेशंस यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर सिर्फ यही ऐसे 3 इक्वेशंस बन रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, जो हमारा यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में आएगा, और यहाँ पे हमारा कुछ आने वाला नहीं है। यही बेसिस पे बस आप यहाँ पे आंसर कर लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डेल्टा HgCl2 बाई डेल्टा टी, हाँ ये पहला वाला सही है। दूसरा देखें माइनस डेल्टा Hg बाई डेल्टा टी, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका। और सी देखिए माइनस डेल्टा Cl2, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है। यहाँ पे आप Cl2 लिख लीजिएगा, मैंने लिखना भूल गया, तो ये भी सही है। यानी कि डी जो है वो हमारा यहाँ पे ओवरऑल करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि तीनों के तीनों यहाँ पे हमारे सही हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे आपने देख लिया होगा, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ DNS3 बाई dt फॉर द रिएक्शन। मतलब एक बार फिर से हमें यहाँ पर रेट को ही लिखना यहाँ पे है, रेट ही हमें यहाँ पे लिखना है एक बार फिर से। तो रेट लिखना अब आपने सीख ही लिया, लेकिन अब यहाँ पे खेल देखिए, यहाँ पर आपको दिए हुए इंटीग्रल वैल्यू। अब इंटीग्रल वैल्यू के साथ कैसे लिखते हैं ये आप लिखना यहाँ पर देखिए और सीखिए। तो अब यहाँ पे कैसे देखिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले N2 हमारा लेफ्ट साइड पे यानी कि रिएक्टेंट है, तो वो डिसअपियर होगा, तो नेगेटिव का सिंबल लगेगा। तो कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका, और क्योंकि यार डी यूज किया गया तो हम डी का यूज करेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस DN2 बाई dt। यह हमारा रेट ऑफ रिएक्शन N2 के लिए हुआ।
ओके, अब अगला क्या है 3H2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लगेगा आपका माइनस का DH2/dt और यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपका 3। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू दी हुई है और इंटीग्रल वैल्यू जब होती है तो वो हमेशा डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखा जाती है। तो ये हमारा यहाँ पर करस्पॉन्डिंग होगा। अब यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आप यहाँ पे लिख ही सकते हैं, ये हो जाएगा DNH3/dt और ये हो जाएगा नीचे 2। इसको आप चाहें तो ऐसे भी अलग से लिख के समझ सकते हैं। ओके, तो यही हमारे यहाँ पे फाइनल होगा। इन्हीं में से कोई आपका होना चाहिए। ऑप्शंस में देखेंगे तो हर जगह 2/3 या 3/2 का टर्म्स लिखा हुआ है, यानी कि हमें अब यहाँ पर इसको चेंज करना है। तो अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखें तो दो जगह आपका H2 का बात किया गया है, दो जगह आपका N2 का बात किया गया है, तो हमें यही यहाँ पर ये बस लिखना है। तो अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर चाहें तो H2 को पहले यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम ये 3 को उठा के अगर इस साइड कर दें, यानी कि इसको हम लोग राइट साइड पे ले जाए, तो कैसे हमारा बनेगा, तो इसको देख के यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपका माइनस का DH2/dt इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 3/2 DNH3/dt। ये कुछ तरीके से हमारे यहाँ पे आएगा। भाई समझ रहे हो कि नहीं, ये बता दो पहले। भाई सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स का यहाँ पे यूज़ करके मैंने बस यहाँ से 3 को इधर न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर दिया है। सिंपल मैथमेटिक्स का इक्वेशन में एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया बस। और यही हमारा यहाँ पर एक फाइनलाइज आना चाहिए। नहीं तो हम चाहें तो इसको 2 को अगर हम इधर मूव कर दें तो ये भी यहाँ पे बन सकता है, या ये माइनस का D2/3H2/dt भी हो सकता है। इसको हम लोग चाहें तो एक और इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग 3 को, एक मिनट, यहाँ पे 3 को या एज इट इज इसको रहने देते हैं। अगर हम लोग चाहें तो एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं D का, ये हो जाएगा हमारा DH2/dt माइनस का, ये हमारा यहाँ से अगर 2 को इधर भेज दे, 3 को इधर एज इट इज रहने दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3 DH2/dt इक्वल्स टू DNH3/dt। तो ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा करेक्ट है। इन्हीं दोनों में से आपका कोई रिस्पेक्टिव आंसर होगा और यहाँ पे कोई और छेड़छाड़ में नहीं करनी है। ओके, ऑप्शंस में देख लीजिए क्या होगा। तो माइनस का 2/3 इंटू DH2/dt, हाँ बिल्कुल सही, ए है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो आगे ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग एक बार अपने सलामती के एक बार और ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्या दिया है, +2/3 इंटू DH2/dt ना, नहीं होगा क्योंकि H2 जो है वो हमारा रिएक्टेंट एक है और रिएक्टेंट को हमेशा हम नेगेटिव सिंबल से डिनोट करेंगे वहाँ पे लगा के, तो पॉजिटिव सिंबल तो यहाँ पे नहीं होगा। अगला देखिए 3/2 इंटू DN2/dt, अगर हम लोग यहाँ से 3 को इधर भी ट्रांसफर कर दें तो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा और 2 हमारा नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला। तो ये केस भी हमारा यहाँ बिल्कुल सही नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव में तो कभी आंसर आएगा नहीं, क्योंकि N2 जो है वो हमारा रिएक्टेंट है नेगेटिव सिंबल के साथ, तो सी भी हमारा गलत है। और डी अगर देखें तो -3/2 इंटू DN2/dt, अगर हम यहाँ से 3 को इधर मूव कर दें, ठीक है, और 2 को हम लोग इधर मूव कर दें, तो क्या ये सही होगा? खुद सोचिए, ये 3 जो है ये भी ऊपर ही जाएगा और ये 2 है ये भी ऊपर ही जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो दोनों 6 हो जाएंगे, 3/2 तो आने का कोई केस ही नहीं है। तो डी भी है वो हमारा गलत हो गया, यानी कि ए जो है वो यहाँ पे हमारा सही आंसर यहाँ पे हो गया है। अब आगे सोचने की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर समझना है तो एक बार वीडियो को बैक करके एक बार फिर से आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आया क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन 2x गिव्स अस y, यानी कि 2x हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट दिया हुआ है और y जो है वो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। हमें बताना है द कंसंट्रेशन ऑफ x डिक्रीजेस फ्रॉम 3 मोलर टू 1.5 मोलर इन 4 मिनट्स, द रेट ऑफ रिएक्शन इज। हमें यहाँ पर एक दिया हुआ है न्यूमेरिकल रेट ऑफ रिएक्शन का, जो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम कैसे लिखते हैं, ये होता है हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन टाइम टेकन। इस तरीके से हम अपने रेट को यहाँ पर निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का। तो यहाँ पर ये जो होता है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा
फाइनल माइनस डेल्टा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी फाइनल माइनस डेल्टा टी इनिशियल। इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं। इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को बस यहाँ पे सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले x दिया हुआ, तो पहले हम इसका यहाँ पे रेट लिख लेते हैं। रेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पर आपका 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2x हमारा दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट हमेशा नीचे उतर जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स माइनस डी एक्स बाई 2 डी टी। ओके, तो अब ये 2 टाइम्स हमारा दिया हुआ है, हमें यहाँ पे रेट निकालना है। अब ये देखिए फाइनल हमारे यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 3 से 1.5 में डिक्रीज करा है, यानी जो हमारा 3 मोलर यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा इनिशियल ही है, 1.5 मोलर हमारा फाइनल है। तो बस यही हमें यहाँ पे करना है। तो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स अंदर जाएं तो फाइनल कितना है 1.5 माइनस का ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 ये हो जाएगा, और टाइम आपको दिया हुआ है 4 मिनट्स, और आंसर यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है तो हम इसको सेकंड से कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो 4 ही इसको हम एज इट इज ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट में देखेंगे तो माइनस का 1.5 अपॉन 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 बाई 8 आएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आंसर हमारा 0.18 के आसपास कुछ आएगा मोलर पर मिनट में। यही हमारा आंसर कुछ अप्रॉक्स आएगा। अब देख लीजिए 0.18 जहाँ दिया हुआ है, आई थिंक ए में दिया हुआ है, तो ए जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सा कैलकुलेशन। अब अगला क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि एक बार फिर से हमारे सामने रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना है, उसके बेसिस पे फिर हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैलकुलेट करना है SO2 का। SO2 का हमें यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे रेट लिख लेते हैं। तो रेट कैसे लिखाया जाएगा, SO2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस का DSO2 बाई dt, और इंटीग्रल वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, फिर इक्वल टू करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का DO2 बाई dt, और इधर हो जाएगा हमारा d ऑफ SO3 बाई 2 टाइम्स ऑफ dt, इंटीग्रल वैल्यू नीचे उतर जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे होने वाला है। हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस SO2 के टर्म्स में, हमें यहाँ पे निकालना है SO2 के टर्म्स में। और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो हमें माइनस DO2 बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है, डेल और डी को एक ही मान लो। ये दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर पर इनवर्स, यानी कि हमें यहाँ पर इसका कोई यूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी SO3 की बात नहीं हुई है, सिर्फ SO2 और O2 की बात हुई है। तो इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये एज इट इज़ ही रहेगा DSO2 बाई 2 टाइम्स ऑफ dt, और इसका यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये आया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड। अब एक बात होता है, यहाँ पे हमें SO2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, आंसर क्या आ सकता है? आई थिंक आपने यहाँ पर सोच लिया होगा आराम से। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये बस एज इट इज रहेगा, ये 2 जो रहेगा वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें जो मिलेगा ये हो जाएगा 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴, जो कि हमें दे देगा 5 इंटू 10⁻⁴, और अगर ऑप्शन के हिसाब से जाए तो हम इसे लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर सेकेंड। ये भी एज इट इज यहाँ रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 50 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर सेकेंड होगा। एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन थी। यहाँ पे क्वेश्चन देखने से आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, तो जो लोग अगर इसको ढंग से पढ़ लेंगे वो तो चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। पेन उठाने के लिए भी इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं थी, इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। तो SO2 का जो हमारा यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो आपको मिल चुका है 50 इंटू 10⁻⁵। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation is called। अब इतना लंबा चौड़ा आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ऑप्शंस देखिए सिंपल से यहाँ पर रेट लो, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑल ऑफ द अबव।
सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से पढ़ा हुआ तो एक बार बताइए, रेट लॉ को हम लोग रेट इक्वेशन भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, और इसको हम चाहें तो रेट एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी में तो ये सारी बातें साफ साफ लिखी हुई हैं कि रेट लॉ को हम रेट इक्वेशन भी कह सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। और अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो सबका मतलब एक ही है, ए बी सी, तो सब के सब एक ही मतलब बता रहे हैं। तो क्या आंसर यहाँ पे डी ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा? क्योंकि जब तीनों चीजें एक ही बात है तो क्यों यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता है? इस चीज को आप एक बार खुद से सोचिएगा और समझिएगा भी। और ये जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये यहाँ पर कहाँ लिखी हुई है ये आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर होगा वो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा। ये बस यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक है खाली क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करोगे तो आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे। इसको कोई जरूरत ना नहीं पड़ा है, एक बार देख लेना, मैंने उसके बाद बताना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ रिएक्शन में कि A प्लस B जो है वो हमारा मिलकर यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि A और B जो है वो हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये हमारे रिएक्टेंट है। अब हमारा कोई प्रोडक्ट यहाँ पे इसको मान लेते हैं C मिल रहा है, C मिल रहा है, ओके। अब क्या दिया हुआ है कि रेट इज डबल्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड एंड यानी कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम लोग R1 से डिनोट करते हैं हमारे रेट को, जो हमारा इक्वल टू होगा यहाँ पर रेट कांस्टेंट को क्या K से डिनोट करते हैं क्योंकि रेट कांस्टेंट आता है जब लिखते हैं रेट लॉ तो। और यहाँ पर फिर आपका A जो दिया हुआ है A और ये B, इनकी पावर में अभी 1 1 है क्योंकि हमने कोई छेड़खानी इसके साथ अभी तक नहीं की है, तो नॉर्मल इसका पावर 1 1 ही रहेगा। अब आगे जाके हमने क्या किया, हम R2 से दूसरे को डिनोट करते हैं जब पहला केस आता है। पहला केस में क्या है कि रेट को हमने डबल किया, तब जब B की कंसंट्रेशन को डबल किया गया, यानी कि हमारा ये जो रेट R2 है ये 2 टाइम्स ऑफ R1 हो जा रहा है। कब हो रहा है? जब हमारा A का कंसंट्रेशन एज इट इज रह रहा है और B जो है वो हमारा यहाँ पे 2 टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि B को जैसे ही हम यहाँ पे 2 टाइम्स कर रहे हैं तो हमारा R जो है यानी कि R1 वो ट्वाइस हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये पता चलता है कि B की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से हम R1 की भी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जितनी वो उतनी ही वो भी बढ़ रही है, यानी कि दोनों सेम है। अब अगर अगला केस देखें, एंड रेट इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 8, यानी कि अब रेट जो है वो हमारा 8 टाइम्स हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं R3 से डिनोट कर लेते हैं R1 को, तो 8 टाइम्स ऑफ R1 हो जा रहा है। कब हो रहा है? जब हम यहाँ पर A और B दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ A आ जा रहा है और 2 टाइम्स ऑफ B। तो ये जब हो रहा है तब हमारा रेट जो है वो 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो अब यहीं से हमें निकालना है रेट लॉ, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे एक रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जहाँ पे एक चीज अगर आप देखें सब में हमें बस यहाँ पर पावर ही बताना है, K जो है वो हमारा हर केस में यहाँ पर सेम है, यानी कि रेट कांस्टेंट, पहली बात तो वो कांस्टेंट है तो वो कभी उसमें कोई बदलाव होगा नहीं, वो तो एज इट इज रहेगा अनचेंज। तो K हमारा सेम है। रेट जो है वो हमारा यहाँ पे अगर R1 से डिनोट हो रहा है तो यानी कि हमारा रेट भी हर केस में सेम ही आना चाहिए। सिर्फ जो हमारा यहाँ पर डिफरेंस बदलेगा, डिफरेंस जो बदल रहा है वो हमारा बदल रहा है A और B की पावर में, यानी कि A और B का पावर यहाँ पे हमें निकालना है। अगर हम A की पावर को यहाँ पर A की पावर को अगर हम अल्फा मान लें और B की पावर को अगर हम बीटा मान लें, तब हमें बस यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, सिर्फ अल्फा बीटा हमें यहाँ पे निकालना है। और यहाँ पर इसको बहुत आसानी से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर भी सकते हैं। तो एक बार इसको मैं यहाँ रब कर लेता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। एक बार यहाँ पे रब करते हैं इधर। तो ये चीज़ आपने लिख लिया होगा आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं लिखा होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से आराम से देख लेना। इसको यहाँ पहले एक बार इरेज करते अच्छे से। हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल भी आपको समय यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना था कि R2 जो है वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ R1 आ रहा है और R3 जो है वो हमारा 8 टाइम्स ऑफ R1 आ रहा है, ओके।
और हमने देखा था के जो है वो हमारा यहाँ पे ए एक ही रह रहा है, बी कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो जा रही है, और यहाँ पर के सेम रह रहा है, ए भी 2 टाइम्स हो जा रहा है और बी भी हमारा यहाँ पे 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग R1 जो इक्वेशन हमने वहाँ पे लिखी थी, आई थिंक मुझे इसे इरेज नहीं करना चाहिए था, फिर से लिखना ही पड़ा, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर ये के है आपका, ये के है, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3, तो अगर इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम रिलेट करके सॉल्व करें तो क्या हमें यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इक्वेशन 2 को यहाँ पर इक्वेशन 1 के साथ यहाँ पर इक्वेट पहले केस में कर देते हैं, यानी कि पहले केस में। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। आइए करते हैं। तो यहाँ पर ये अगर 2 टाइम्स ऑफ R1 दिया हुआ है, तो ये हमारा 2 टाइम्स ऑफ R1 दिया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड लिख लीजिए, डिवाइड कर रहे हैं हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। 2 टाइम्स ऑफ R1, यहाँ पर इक्वेशन 2 आपका ऊपर रहेगा, 2 ऊपर और इक्वेशन 1 जो है वो नीचे, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब ये कितना हो जाएगा, हमें 2 R1 यहाँ पे दिया हुआ, तो ये हो जाएगा k ऑफ A अपॉन 2 ऑफ B अपॉन k ऑफ A एंड B। अब अगर इसको यहाँ पे आराम से सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b से। तो अगर हम इसको पूरा देख लेंगे तो हमें जो यहाँ पर हमारे R1 की वैल्यू मिलेगी वो सीधा सीधा यहाँ पर 1 मिल जाएगी। और अगर R1 1 मिल गया है तो यानी कि अल्फा की वैल्यू हम इससे कैलकुलेट करें तो यानी अल्फा जो है वो यहाँ पर हमारा 1 हो गया, यानी कि a की पावर जो रहेगी, a की पावर में तो यहाँ पर 1 ही आएगा, a का पावर तुम्हारा 1 रहेगा। तो जहाँ भी a का स्क्वायर दिया है वो ऑप्शन तुम्हारा पहले यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर हम इसको 8 भी मान के चलते हैं तब हमें जाके बीटा की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो अगर इसको देखें तो ये तो हमारा पहले गलत हो गया, b हमारा यहाँ खत्म हो गया और d भी खत्म हो गया। अब a और c बचा हुआ है। अब देख लेते हैं सॉल्व करके क्या हमारी बीटा की वैल्यू भी 1 आएगी या उसमें भी कोई चेंज होगा। आइए देख लेते हैं, एक बार इसको रब करते हैं। तो हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो है वो यहाँ से हमें 1 मिल गई है बिना किसी टेंशन के। हमें यहाँ पे बस अब बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ तो अब देखते हैं। तो अब हमें यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब एक काम करते हैं, हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे तो हमें यहाँ पे बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे करते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारा आया था 8 टाइम्स ऑफ R1, अगर इक्वेशन था R1, और इसको अगर हम कोरिलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा k ऑफ 2 टाइम्स ऑफ A इंटू 2 टाइम्स ऑफ B अपॉन k ऑफ A एंड B। ये कुछ यही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब यहाँ से हम अगर इसको देखें तो ये 8 टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R1 अगर दिया हुआ है तो इस 2 को 2 से अगर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा 4 टाइम्स ऑफ ये पूरा का पूरा k ऑफ A एंड B नहीं आ जाएगा अपॉन में, ये पूरा का पूरा हमें यही नहीं मिल जाएगा सीधा। एक बार सोच के देखिए, यही नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो 8 R1 रहेगा जो कि हमारा यहाँ पर R3 है, ये हमारा 4 टाइम्स ऑफ R1 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर इसको हम यहाँ से काट दें तो हमें R3 की जो वैल्यू है और R1 को अगर हम यहाँ से हटा दें तो R3 की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, और R3 जो है वो यहाँ पर बीटा है, और बीटा जो है वो हमारा यहाँ पे 2 को डिनोट कर रहा है, यानी कि बीटा की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर 2 मिल चुकी है और अल्फा की वैल्यू हमें 1 मिली थी। तो यही आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे होने वाली है। अब इसी को बस हमें रेट इक्वेशन में रख के देखना है, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो रेट लॉ आप खुद से लिख के देख ही सकते हैं, मैंने अभी लिख के दिखा ही दिया था, या एक बार लिखवा ही देता हूँ। तो बहुत आसान है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम एक काम करते हैं, रेट लॉ को R1 से डिनोट किया तो R1 ले लेते हैं, और यहाँ पे ये हमारा K जो है वो हो जाएगा
ए का पावर में 1 और बी के पावर में 2, ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो यही हमारा कुछ आंसर होगा। अब आंसर में आप देख लीजिए कहाँ आपको दिया हुआ है, आई थिंक ए में दिया हुआ है, तो ए जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका शायद नीट में आया हुआ था, किसी ईयर में आपका ये आया हुआ था, नीट के लेवल क्वेश्चन है। ओके, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक और अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। ये भी एक बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। अभी हम पहले आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, इसको लास्ट में हम सॉल्व करना पसंद करेंगे। ओके, अब आ गया है ऑर्डर पे। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ इट्स रेट्स कॉन्स्टेंट। एक चीज आती है, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज्यादा सवाल आपके ऑर्डर से रिलेटेड बनते हैं, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिए। केमिकल काइनेटिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वो मेजरली आपके ऑर्डर से रिलेटेड ही पूछता है। न्यूमेरिकल्स आते ज़रूर हैं, लेकिन वो भी ऑर्डर के ही आसपास घूमते हैं। चाहे वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, उसकी हाफ लाइफ निकालनी हुई है, उसका पूरा टाइम निकालना हो, सब कुछ ऑर्डर पे ही डिपेंड करता है। तो ऑर्डर जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, तो इसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। हमें यहाँ पे देखिए बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। हमने क्या देखा था, पढ़ा होगा आपने कि जीरो ऑर्डर एक आपका यहाँ पे है, एक आपका फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, एक है सेकंड ऑर्डर। ये तीन ऑर्डर आपने एनसीईआरटी में अपने देखे होंगे, और इन सब की आपको यहाँ पर यूनिट दी होगी। यूनिट के बेसिस पे ही आप सबसे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं कि ये रिएक्शन मीन्स यहाँ पे रिएक्शन की जो भी इक्वेशन लिखी हुई है वो किस ऑर्डर की है। सिर्फ यूनिट्स के बेसिस पे आप इसको बहुत आराम से पकड़ सकते हैं। और यूनिट का कैलकुलेशन पे मत जाइए, सीधा का सीधा, अब आपके पास टाइम नहीं है इतना, आप सीधा का सीधा बस यहाँ पे डायरेक्टली यूनिट को याद कर लीजिए। तो यूनिट जो होती है जीरो ऑर्डर के लिए वो होती है मोल पर लीटर सेकेंड, या कह सकते हैं हम लोग मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका सेकेंड इनवर्स आता है सीधा का सीधा, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और सेकेंड ऑर्डर के लिए आपका आता है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये तीन यूनिट को याद करने से आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि आपका जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है वो किस ऑर्डर का है। तो बस ये हिसाब देख लीजिए, आपको यूनिट में क्या दिख रहा है, आई थिंक सेकेंड इनवर्स दिख रहा है, और सेकेंड इनवर्स किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है। यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ये फर्स्ट ऑर्डर का है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज करेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आया हुआ है फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू। अब हमारा यहाँ पे एक पूछता है कि ये बेसिकली पूछ रहा है आपका ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है। जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है इसका हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका हमें सिंपल भाषा में कहें तो बस हमें यहाँ पे डेफिनेशन पूछ लिया हुआ है। बहुत आसान डेफिनेशन होती है, लिख लीजिए यहाँ पे सीधा, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, sum of the power of concentration of the given stoichiometric coefficients, of the given stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation, in the balanced chemical equation, in the balanced chemical equation is referred to as order, is referred to as order। तो यही हमारा यहाँ पर ऑर्डर का मतलब होता है, और ऑर्डर की डेफिनेशन ये पूरी की पूरी हमें यहाँ पे लिख दी है। सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो भी हमें यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस मिलेंगे वो सब बैलेंस होंगे, और उनके जो पावर होंगे यानी कि जो उनका अल्फा बीटा होगा वही हमारे पावर को डिनोट करेंगे, और उन्हीं पावर्स का जो सम निकलता है उसी को हम बस ऑर्डर कहते हैं, और कुछ हमारे यहाँ पे ऑर्डर नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है के, यहाँ पे आपका एक मिनट, ये आर दिया है, आर इक्वल्स टू के ऑफ ए बी,
यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है, बीटा की वैल्यू आपकी 1 दी हुई है। तो बस हमें यहाँ से अगर ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 1 + 1 = 2। तो बस इसी तरीके से आपका यहाँ पर ऑर्डर कैलकुलेट होता है और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं होता है। तो बस यही, आई थिंक यहाँ पे बस हमसे पूछा हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यानी कि ए जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और बाकी ऑप्शन तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, एक बार आगे भी देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ना भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी पूरे ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर नहीं होता है। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस आता है और इस डिफरेंस को आपको समझना आना चाहिए अच्छे से, हमेशा नहीं होता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फास्टेस्ट स्टेप, ना ऑर्डर फास्टेस्ट नहीं, ये स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। अब वो क्यों होता है वो आप आगे देख लेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, ना ये भी नहीं होता है, यानी कि ए जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है द रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल फॉर 3 रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अब यहाँ पे दिया हुआ है कि थर्ड ऑर्डर से बेसिकली होती है, लेकिन आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के हम देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ फर्स्ट से डिनोट कर रहा हूँ, ये सेकंड से डिनोट कर रहा हूँ और ये थर्ड से डिनोट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हर जगह देखेंगे तो ये दिया हुआ है कि सबका के जो है वो हर केस में इक्वल है, यानी कि ये जो है ये पूरा का पूरा आपका सेम दिया हुआ है, यानी के सेम है। अब बस हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर ट्रू हो जाए। तो सिंपल बात है, यहाँ पर ये जो ए है ये और कुछ नहीं बल्कि आपका के को ही डिनोट कर रहा है। अगर हम क्या करते हैं, अगर ए को अगर हम लोग 1 करते हैं, ए अगर आपका 1 रहेगा तो एक बार बताइए सारे के सारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सबकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू सबकी 1 ही आ रही है। और अगर ऐसा है तब तो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। अरे बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, खाली यूनिट्स में फ़र्क आता है और किसी चीज़ में फ़र्क थोड़ी ना आता है। रेट लॉ तो सबके लिए सेम ही रहेगा, तो उसके पावर में कोई डिफरेंस थोड़ी ना आएगा। अगर ए हमारा 1 हर केस में है और के रेट कॉन्स्टेंट सबके लिए न्यूमेरिकली इक्वल है, तब तो और कुछ होगा नहीं। यानी कि ए अगर 1 रहेगा तो सारे के सारे हमारे तीनों ऑर्डर्स जो रहेंगे R1 R2 R3 यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, वो सबके सब इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका सही है। अब अगर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें, अगर हमारा ए जो है अगर वो छोटा हो जाए 1 से तो क्या होगा। अगर ए जो है अगर वो हमारा छोटा हो जाएगा तो उस केस में हमारा जो R1 रहेगा, R1 उसकी वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी हमारी R3 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। इस तरीके से ही आपका कुछ आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसका बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको आप चाहें तो एक बार देखिएगा। बहुत सिंपल सा होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और अगर यही सेम चीज़ अगर हमने ए की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो जाए तब क्या होगा, तो हमारा R1 बड़ा होगा कि छोटा होगा। बिल्कुल R1 जो रहेगा वो यहाँ पर छोटा हो जाएगा और R3 जो है वो बड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हमने ए की वैल्यू को बढ़ाया तो हर ऑर्डर के लिए वो रिस्पेक्टिवली बढ़ेगी और हर ऑर्डर में वो चीज़ इंक्रीज करेगी। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में अगर वो 2 है तो कह सकते हैं ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में वो 2 टाइम्स हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर में वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे ये इंक्रीज हो रहा है और अगर इंक्रीज होगा तो जो हमारा थर्ड ऑर्डर रहेगा वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बी और सी दोनों में यही बात यहाँ पर कही गई है और सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे अगर सही हैं तब क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जब भी ऑल ऑफ द अबव आता है तो मैं कहता हूँ मोर देन 90% श्योरिटी रहती है कि डी ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट होता है इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम एस्पेक्ट्स में। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होता है कि वो सही नहीं होता है। ओके, ये भी एक तरीका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसके बारे में क्या कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आप इसको एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। अब आ गए हम लोग यहाँ पर 12th क्वेश्चन पे। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज डबल्ड द हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर बात आ गई है हाफ लाइफ पे, यानी कि टी हाफ। अब टी हाफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप देख लीजिए कि टी हाफ की वैल्यू
होती कितनी है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि ये दोनों जीरो और फर्स्ट ऑर्डर जो है वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के, इसी से मेजरली न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो टी हाफ याद रख लीजिए। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका होता है ये 0.693/k इक्वल्स टू टी हाफ, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा होता है। और अगर हम लोग जीरोथ ऑर्डर की बात करें, जीरोथ ऑर्डर की, तो ये हो जाएगा हमारा आर नॉट। अब आर नॉट क्या होता है, आर नॉट क्या होता है, आर नॉट जो होता है वो और कुछ नहीं बल्कि हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। आर नॉट हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर होती है, और अगर आर रहता है तो वो फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे होती है। तो बस यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर हमने डबल किया है तो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये बताइए, यहाँ पर आर नॉट जो है इसको हमने इंटू 2 कर दिया है, तो क्या ये 2 टाइम्स ऑफ जीरोथ ऑर्डर का टी हाफ नहीं हो जाएगा, जीरोथ ऑर्डर टी हाफ, क्या 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा टी हाफ के? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आर नॉट बाई 2 के में कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। और अगर हम लोग इसको यहाँ सर अगर दूसरे तरीके से भी देखें, अगर हम इसको 2 टाइम्स करके इन दोनों को अगर हटा भी देते हैं तो आर नॉट बाई के आ जाएगा, और अगर आर नॉट बाई के अगर हमारी टी हाफ है तो इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर नॉट बाई के आ जाएगा, जो कि हमारा 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा। तो यही चीज़ तो बस हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर हम टी हाफ को 2 टाइम्स करें तो जीरोथ ऑर्डर पे उसके हाफ लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स बिल्कुल हो गया अगर हमने आर नॉट को 2 टाइम्स कर दिया। तो डी यहाँ पे आई थिंक आपका दिया हुआ है, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज़ और, टी हाफ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है और जीरो ऑर्डर में डिपेंड करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो हमारा होता है फर्स्ट वीडियोस में एक बार देख लो सेव हुआ है कि नहीं, चल रहा है, एडिट करना होगा थोड़ा। मैं आई थिंक 13th पेज पे था। चल रही है तो सब बोलता। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा अगर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर 2 टाइम्स किया तो हमारे जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ भी जो रहेगी वो भी हमारी ट्वाइस हो जाएगी। और ये चीज़ आपने इस इक्वेशन के दम पर देख लिया और समझ भी लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि जीरो ऑर्डर का, एक मिनट, इसको हम यहाँ पे पहले तो हमने अभी देखा कि जो हमारा टी हाफ यहाँ पे जीरो ऑर्डर का है वो हमारा आर नॉट बाई 2k के बराबर होता है। ये हमारा टी हाफ होता है जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर। बस यही देख लीजिए यहाँ पे दिया है, आई थिंक ये बी में दिया हुआ है, टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट बाई 2k इज द करेक्ट ऑप्शन। आर बाई 2k कभी भी मत लगाइए क्योंकि आर जो रहती है वो यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन को डिनोट करती है। वैसे तो एग्जाम में ये यहाँ वहाँ पे दिया ही होगा कि आर और आर नॉट में क्या डिफरेंस है, लेकिन बेसिकली आर नॉट ही जो है वो हमारा मेन इनिशियल कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया है एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल, ज्यादा दिमाग लगाने वाला न्यूमेरिकल ये नहीं है। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, यानी कि हमारा के हमारा जो है वो रेट कांस्टेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, रेट कांस्टेंट ये हमारा यहाँ पे दिया है। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि हमें बस निकालना है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन, यानी कि हमें टाइम निकालना है जब 99% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब टी को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इक्वेशन क्या होती है, 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब ए जो रहती है वो हमारी इनिशियल होती है, ए जो होता है वो हमारा इनिशियल होता है, और ये जो आता है ये हमारा फाइनल होता है, लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल, ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन होता है। तो अब ए जो है क्या वो हमारा 100 नहीं हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या यहाँ पे 100 नहीं हो जाएगी, क्योंकि 99% ऑफ रिएक्शन का कंप्लीशन हमें यहाँ पर करने के लिए हमें टाइम निकालना है, यानी कि 1% जो है वो आपका यहाँ पे तब तो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि a माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि 99% का हमें निकालना है, यानी 1% जो है वो कंप्लीट हो गया है, 99% अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें उसी को कंप्लीट करना है। तो a माइनस एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है 1%। तो अब इसी इक्वेशन में हम जब k की वैल्यू को a और a माइनस एक्स की वैल्यू को रखेंगे तो हमें डायरेक्टली हमें यहाँ पर टाइम मिल जाएगा, और इसको रख के यहाँ पे देख ही लेते हैं। t कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन के, की वैल्यू जो है वो यहाँ पे k ही दी हुई है, और यहाँ पर लॉग में हो जाएगा आपका a की वैल्यू 100 यानी कि 100%, और अपॉन ये 1 हो जाएगा। तो अब ये तो सीधा लॉग 100 हो जाएगा। तो अगर इसको यहाँ से देखें t इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के, और 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो होती है आपकी, अगर log m टू द पावर n होता है तो इसको हम n log m लिख सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो इसको अगर हम यहाँ पे आगे लेके चलें तो ये हो जाएगा t ऑफ 2.303 बाई के इक्वल टू 2 log 10। log 10 की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, log 10 इक्वल्स टू 1। तो अगर इसको हम ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 2, तो हमारा जो t यहाँ से निकल कर आएगा वो सीधा का सीधा आ जाएगा 4.606 बाई के। दिस इज विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4.606 बाई के इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि 99% को कंप्लीट करने के लिए हमें इतना टाइम यहाँ पर लगाना पड़ेगा। 1% के लिए, अब मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप इसको 1% के लिए भी निकाल के देखिए। 99% के लिए तो मैंने निकाल दिया, अब 1% के लिए कितना होगा ये आपके लिए वर्क है, आपको ये खुद ट्राई करके देखना है। बस सिंपल कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन ही करनी है। बस ये जो आपका 1% है इसकी जगह बस आपको 99 से इसको रिप्लेस कर देना है, और कितना आएगा फिर आप उसको कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल तो इसके लिए ये आंसर करेक्ट है, और देख लीजिए ऑप्शन में, आई थिंक बी में दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 1% के लिए भी ट्राई आप जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दिया हुआ है यहाँ पे अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक बार फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, जहाँ पे हैज अ रेट कांस्टेंट, यानी कि हमें के की वैल्यू दी हुई है, रेट कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है 2.303 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
शीट मिलेगी, वाइट शीट मिलेगी, तो उस पर आप अपने जब भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में जितनी भी वैल्यूज आपको पहले से प्रोवाइड रहेगी क्वेश्चन में, उसको पेपर पे अलग से लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि उसमें क्या निकालना है, तब उसको आप आराम से निकाल पाएंगे।
नहीं तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन में ऐसे अगर सामने से पूरा देख लेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। सिंपल तरीका बस ये है ऐसा करने का। ओके, तो अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, हमें फिर से एक बार टी को ही कैलकुलेट करना है। तो अब क्या हम क्या जानते हैं, हमने कैसे निकाला था, टी जो है वो होता है हमारा 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये होता है हमारा। अब यहाँ पे देखिए क्या, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 10 ग्राम विल बी, यानी कि 40 ग्राम से ये हमारा रिड्यूस हो रहा है 10 ग्राम में। तो इनिशियली कितना है, यानी कि इनिशियल जो है वो हमारा यहाँ पर 40 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि 40 ग्राम्स, और फाइनली कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारा यहाँ से 10 ग्राम्स। तो बस यही चीज़ को हमें यहाँ पे पुट करना है कि एक बार फिर से हमें बस वही के और ए माइनस एक्स की वैल्यू को पुट करना है, तो हमें टी का वैल्यू यहाँ पे बस निकल जाएगा। तो एक बार रख के देख लेते हैं, टी इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के की वैल्यू दी हुई है 2.303 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग ऑफ 40 अपॉन 10, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 40 ग्राम है, ए माइनस एक्स की वैल्यू 10 ग्राम है। ए जो है वो हमारा इनिशियल वैल्यू है, ए माइनस एक्स हमारा फाइनल वैल्यू है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से log 4 आ जाएगा, तो इसको हम 2 log 2 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ से 2.303 को काट देंगे, और ये जो है ये हमारा ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 2 log 2। इसको हमने डायरेक्टली लिख लिया है log ऑफ 2 स्क्वायर को हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया हुआ है इंटू 2 log 2 में। इतनी बेसिक तो आपको आती ही होगी, बस अब यही करना है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है आपकी 0.301 आपकी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट log की वैल्यूज भी आप याद करके चलिएगा, जैसे log 2, log 3, log 5 एंड log 6 तक की वैल्यू आप यहाँ पे याद करके चलिएगा, ये आ जाती हैं, यूजुअली आ जाती हैं, वैसे मैक्सिमम तो नहीं पहले से वहाँ पे दी होती है क्वेश्चन में, लेकिन आप एक बार याद करके चलिएगा। तो बस इसी को हमें सॉल्व करना है। तो t कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू 2 इंटू 0.301, ये हो जाएगा हमारा t इज इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू 0.602। अब क्योंकि ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा तो हमें सीधा का सीधा मिल जाएगा 602 और सेकंड्स में दिया हुआ, तो सेकंड हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे टाइम जो रहेगा वो 602 सेकंड्स लगेगा 40 ग्राम से 10 ग्राम रिड्यूस होने में, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। So 602 is the correct answer, seconds. So D is the correct answer. Let's move on to our next question. For a first order reaction. अब यहाँ पे एक बार फिर से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हमें फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हुई हैं, हमें बस उसी को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें तो टी हाफ के बारे में बात हुई है, टी हाफ कितना होता है 0.693 बाई के, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू इतनी होती है। अब आगे देखते हैं, तो इसको अगर हम लोग और भी तरीके से अगर चेंज करें तो ये हमारा हो जाएगा 0.693 इक्वल्स टू के इंटू टी हाफ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, या चाहे तो हम लोग के इज इक्वल्स टू 0.693 बाई टी हाफ भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम और कुछ यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे के टर्म्स में आएगा। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं, टी हाफ इक्वल्स टू के बाई ए, नहीं ये नहीं होगा। बी अभी चेक करते हैं, सी जो है वो भी आपका नहीं होगा, और डी भी आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम टी हाफ निकालेंगे भी तो 0.693 बाई के ही आता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो सिर्फ एक बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें शायद थोड़ी कैलकुलेशन करने पे हमें ये मिल सकता है। अच्छा एक बात बताइए, टी हाफ कितना होता है, टी ऑफ 50%, टी ऑफ 50% होता है, टी ऑफ 50% होता है, और टी 3/4 कितना होता है, टी ऑफ 75%। अगर हमने जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर 20 ग्राम को अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं 10 ग्राम में, तो आपको कितना टी हाफ यहाँ पे लग रहा है। देखिए टी हाफ पे अगर आपको 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम, तो 10 ग्राम आने में इसको आधा टाइम लगेगा टी हाफ का। तो अगर इसको हम और आधा टाइम लेके चले तो क्या ये इसका भी आधा नहीं हो जाएगा, टी हाफ का भी आधा हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स टी हाफ हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा, ये 50 से आगे इसको रिड्यूस कर, मतलब ये और समय लेगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका t 75% नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि t हाफ को हम मान लेते हैं कि हमारा ये 100% वैल्यू है जो 20 ग्राम के लिए है, अब ये 10 ग्राम में रिड्यूस हो रहा है और इसको t हाफ और लगेगा, तो t हाफ का भी और आधा अमाउंट इसको और लगेगा रिड्यूस करने में। जैसे 50% है तो इसका आधा टाइम, 50 का आधा 25, दोनों को जोड़ते 75, और तब जाके हमारा 10 ग्राम में रिड्यूस हो जा रहा है, यानी कि उसकी हाफ वैल्यू हो जा रही है। तो क्या t75 या t3/4 हमारा 2 टाइम्स ऑफ t हाफ के बराबर नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं ये बताओ? बिल्कुल आ रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू भी एक बार अच्छे से समझ सकते हो, और चाहे तो खुद के एग्जाम्पल्स लेके भी देख सकते हैं कि किसी भी कोई भी चीज़ अगर हमारा रिड्यूस हो रहा है मीन्स टी हाफ टाइम से लेके, तो उसको आधा टाइम और लगेगा अपने का आधा रिड्यूस होने में। अब और बेस्ट एग्जाम्पल से आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, आपने खुद के एग्जाम्पल्स बना के ट्राई कीजिए, खुद समझिए तो भी ज़्यादा असर पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आपको 2 अच्छे एग्जाम्पल्स लेके यहाँ पे समझा दिए हैं, अब बाकी आप आगे देख सकते हैं। ओके, तो t3/4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t हाफ होगा, और जो यहाँ बी ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसको और भी कुछ प्रैक्टिकल तरीके से करके देख सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा। ये इसको ये देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, अब यहाँ पर गैस फेज में यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ इक्वेशन, और हमें इसका यहाँ पर रेट कांस्टेंट के हमें यहाँ पे बताना है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का यहाँ पे वक्त नहीं, क्योंकि अगर हम इसके डेरिवेशन की तरफ जाएं तो आपका डेरिवेशन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम नहीं है अब आपके पास कि आप इसको डिराइव करने बैठिए, क्योंकि वहाँ पे डेरिवेशन तो पेपर में आएगा नहीं। वहाँ तो डायरेक्टली आपसे इक्वेशन पूछ लेगा कि क्या फाइनल इक्वेशन बनता है, या उस पर न्यूमेरिकल दे देगा। तो हमें यहाँ पे डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जाना है, डायरेक्टली आप इक्वेशन को याद कर लीजिए, डायरेक्ट इक्वेशन को। और जो इसका इक्वेशन होता है वो अगर हम देखें तो k को हम लिखते हैं 2.303/t इक्वल्स टू, ये होता है आपका लॉग ऑफ जो आपका pi अपॉन 2 टाइम्स ऑफ pi माइनस का p फाइनल। ये आपका गैस फेज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका होता है। वो जो हमने अभी इक्वेशन देखा है वो तो फर्स्ट ऑर्डर का ओवरऑल केस होता है जो हम यूज करते हैं, लेकिन जब गैस फेज में बात करते हैं तो ये इक्वेशन आपकी वहाँ पे लगती है डिराइव करने में। और इससे तो वैसे न्यूमेरिकल्स तो नहीं पूछते, ज़्यादातर आपका CUET में अब तक देखा गया है तो सिर्फ आपका यही डायरेक्टली इक्वेशन ही दे देते हैं कि इसी को डायरेक्टली बता दो, और कुछ यहाँ पे नहीं करते हैं। तो यही हमारा यहाँ पे फाइनल इक्वेशन होता है जो कि आपका आता है। अब देख लीजिए ऑप्शन में आई थिंक यही सब दिया हुआ है, आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। अगर हम इस पर देखें तो ये लॉग पी इनिशियल माइनस ना, ये नहीं होगा। अरे एक चीज़ और, ये पी फाइनल नहीं होगा, ये आई थिंक ये पी टोटल होगा, सॉरी माय फॉल्ट, ये पी टोटल होगा आपका, फाइनल नहीं। आगे देखिए, आई थिंक ये आपका सी भी है, सी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पी टोटल से माइनस नहीं करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल से ही माइनस करते हैं, इतना ही हमारा होता है। और डी में भी आई थिंक ये आपका, ये तो सीधा इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी नहीं होने वाला। बी जो है अगर देखें तो बी, हाँ बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब एक बार फिर से बी ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, और बी करेक्ट है तो बाकी ऑप्शंस ऑलरेडी गलत हो गए, तो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक बार फिर से न्यूमेरिकल आ गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक बार फिर से हम वही चीज़ दी हुई है, आपको k की वैल्यू दी हुई है, आपको a की वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, और a माइनस x की वैल्यू भी आपको यहाँ पर दी हुई है। बस इन्हीं को आपको पुट करना है और यहाँ से हमें t निकालना है, यानी कि एक बार फिर से यही इक्वेशन आपकी यहाँ पे लगेगी, t इक्वल्स टू 2.303/k इंटू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। 2 न्यूमेरिकल्स मैंने इस पे अभी जस्ट पहले वीडियो में अभी कराए हैं, इसी वीडियो में आप उन्हीं के बेसिस पे इस क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दीजिएगा। बहुत आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करिए खुद से, आपको आएगा। इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। बस डायरेक्टली यही फॉर्मूला आपको बस अप्लाई करना है। k की वैल्यू यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, k की जो वैल्यू है वो आपको 10⁻⁻2 सेकंड इनवर्स दी हुई है। a की वैल्यू आपकी यहाँ पे 20 ग्राम है इनिशियली, और a माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी 5 ग्राम है फाइनली। बस इन्हीं चीज़ों को पुट करना है और यहाँ से t कैलकुलेट कर लेना है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आंसर रहेगा वो कमेंट सेक्शन में दीजिए।
अब आया हुआ है कि 99% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 32 मिनट्स। द टाइम टेकन इन 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन विल बी, मतलब कि 99% यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ये जो है ये कंप्लीट हो चुका है। कितना देर लगा इसको? इसको लगा है 32 मिनट, यानी कि 32 मिनट्स इसको लगा हुआ है। हमें क्या करना है? हमें निकालना है कि 99.9% कंप्लीशन कितने देर में होगा। यानी कि एक बार फिर से हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2.303 बाई के वाला, लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स वाला ही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है, और कुछ हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप कहें तो मैं इसे करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से भी एक बार परफॉर्म करके देखिएगा। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, हमें टाइम ही निकालना है। और एक चीज़ इसमें रहेगा कि हम यहाँ पर एक तो 99% वाला रहेगा और एक 99.9% का रहेगा। हम इन दोनों को ही रिलेट करके आंसर को यहाँ पर निकालेंगे। यही चीज़ बस यहाँ पे आपको करनी होगी। आप इसको करके देख लेंगे, मैंने इतना तो आपको समझा दिया कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। खुद ट्राई करके देखिए, खुद अच्छे से समझिए, तब आपको आएगा कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आई थिंक आपका बी के अराउंड आना चाहिए। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आई थिंक बी के अराउंड आना चाहिए। वैसे मैंने इस क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व कर ही लेते हैं यार, क्यों सोचने का इतना जरूरत है। एक मिनट रुक जाओ। बस यही करना है अभी नहीं। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 99% कंप्लीशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस 0.99, क्योंकि 99% कंप्लीट हुआ है तो इसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से जो t की वैल्यू हमें मिली है ये 32 मिनट्स हो गई है, बस इसी को रिलेट करना है। और अगला जो आएगा ये पहले वाले के लिए दोनों, ये याद रखिए पहले के लिए दोनों। अब दूसरे केस में क्या है कि हमें t निकालना है 2.303 बाई के इंटू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस 0.999, मतलब इतने तक हमें जाना है और फिर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को रिलेट करके, तो आंसर जो है वो लगभग इसको सॉल्व करेंगे के से और इसका आंसर लेंगे, तो आपको आंसर जो है वो लगभग 52 मिनट्स का ही अप्रॉक्स आई थिंक मिलना चाहिए। 52 मिनट्स के अप्रॉक्स आई थिंक आपको मिलना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप करके ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी नहीं की आपको, लेकिन ट्रिक बता दी कैसे करना है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेट कांस्टेंट के फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें फिर से के को ही बताना है। तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के ही बराबर आएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बस जो हमारा ए रहेगा और a माइनस एक्स रहेगा, बस वो c और c नॉट से रिप्लेस हो जाएगा। लिख लेते हैं, के जो है वो बराबर हो जाएगा आपके 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ सी नॉट। क्यों? क्योंकि इनिशियल हमेशा ऊपर रहता है, तो लॉग सी नॉट बाई सी और फाइनल नीचे। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ऑप्शन पे देख लीजिए, तो डी में आपका दिया हुआ है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आया हुआ है अ केमिकल रिएक्शन वाज कैरिड आउट एट 300 केल्विन एंड 280 केल्विन टेम्परेचर। द रेट कांस्टेंट वर फाउंड टू बी K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली। देन आपने एक चीज़ तो ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर हमने रेट को, कि हमारा जो रेट रहता है वो 2 टाइम्स हो जाता है जैसे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का राइज होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर K1 जो दिया हुआ है वो 300 केल्विन के लिए दिया हुआ है और 280 केल्विन के लिए हमारा यहाँ पर K2 दिया हुआ है। तो अब K2 जो है, K2 हमारा 2 टाइम्स हो जा रहा है जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का राइज हो रहा है। जैसे कि अगर 280 केल्विन पे ये अगर K2 है, तो अगर ये 10 डिग्री बढ़ के 290 केल्विन हुआ तो ये 2 टाइम्स ऑफ K2 हो जाएगा, यानी ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और अगर ये 290 से 300 हुआ तब ये कितना होगा, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखिए 10 डिग्री सेल्सियस का अगर राइज है तो हमारा K जो रहेगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, K 2 टाइम्स।
के जो रहेगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 300 केल्विन पे कितना हो जाएगा, ये 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ K2। तो इसका मतलब कि हमारा जो फाइनल इक्वेशन यहाँ बन रहा है वो K1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ K2 हो जाएगा। यह काम, लेकिन अगर ऑप्शन के साथ देखें तो हमें इसको K2 लिया, हाँ सॉरी सर, ये 4 टाइम्स ऑफ K1 होगा और ये यहाँ पर K2 हो जाएगा। 1 मिनट, फॉल्ट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ K1 बराबर K2। अब अगर हम इसको इस साइड लेके जाएं तो K1 जो रहेगा वो K2/4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लगभग, 1 मिनट, हाँ ये आपका, 1 मिनट यहाँ पे, शिट यार 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, हाँ 1 सेकेंड, वेट अ सेकेंड, हाँ तो ये जो है ये आपका K1 बराबर 4 टाइम्स ऑफ K2 दिया हुआ है, और अगर हम K1/4 कर दें इक्वल्स टू K2 कर दें तो आपको जो रहेगा ये हो जाए कितना, 0.25 बराबर K2, और ये K1 इंटू 0.25 इक्वल्स टू K2। यही हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आई थिंक बी में दिया हुआ है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आया दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज इज। डायरेक्टली याद कर लीजिए, डायरेक्टली याद करने का यहाँ पे अब है, कोई ज़्यादा डीप नहीं जाना है। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो रहती है, यानी कि इतनी एनर्जी तो चाहिए ही रिएक्शन करने के लिए, वो होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो रहती है खाली वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ हमें कुछ और एनर्जी की भी नीड पड़ती है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टिंग स्पीशीज जो एनर्जी लेके आ रहे हैं, जब उस एनर्जी को हम लोग एक साथ मिल जाएंगे तब जाके हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे लग जाएगी रिएक्शन चलाने के लिए, और इसी मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज। ए में दिया हुआ है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और अगर हम इसको चाहें, अगर यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म्स निकाले तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर उतर जाएगी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आ जाएगी। इतना तो अब आपको समझ आ ही जाएगा इस इक्वेशन से। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बस थोड़ा सा चेंजेस करना है साइड्स में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोल ऑफ ए कैटलिस्ट सिस्टम। अब कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? कैटलिस्ट का रोल, एक चीज़ तो सब नहीं पढ़ा होगा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो रहती है इसको ये बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारी बढ़ जाती है जब हमारा कैटलिस्ट खेल में आता है। जब कैटलिस्ट को हम ले आते हैं रिएक्शन पे तो कैटलिस्ट लाते ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। और एक और चीज़ होता है वो आपका इनहिबिटर होता है। अब इनहिबिटर क्या करता है? इनहिबिटर ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? क्या करता है बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन को ये कर देता है डिक्रीज। ये दो चीज़ें में कंफ्यूज मत होना, इनहिबिटर अलग चीज़ है, कैटलिस्ट अलग चीज़ है। और वो क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, ये हमने देख लिया। तो कैटलिस्ट का रोल यहाँ पर, लेकिन हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो आइए ऑप्शन से देखते क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। क्या हमारी डेल्टा जी कभी चेंज होती है? कभी नहीं होती है। डेल्टा जी जो रहती है वो कभी भी चेंज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो जो है वो एक कांस्टेंट रहती है किसी भी रिएक्शन के लिए। गिब्स फ्री एनर्जी को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं जब भी आप एक रिएक्शन कर रहे हैं। और वहां पर अगर कैटलिस्ट आ भी रहा है तो वो उससे कोई मतलब उसको नहीं है, उसको मतलब सिर्फ रिएक्शन के रेट से है और उसमें क्या चीज़ लग रहा है बस उससे है। गिब्स फ्री एनर्जी पे कोई चेंज इम्पैक्ट नहीं डालता है। वही सेम चीज़ इंथैल्पी के साथ भी करता है। गिब्स फ्री एनर्जी भी नहीं करेगा, इंथैल्पी को भी चेंज नहीं करेगा, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू को भी वो चेंज नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो नाम से ही कांस्टेंट लग रहा है तो ये भी चेंज नहीं होना है। बस एक चीज़ जो चेंज होगा वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगा, यानी कि ये जो रहेगा वो आपका यहाँ पर चेंज होगा। कैटलिस्ट इसको चेंज करेगा
क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन चलना है कि नहीं, क्योंकि इतनी एक्टिवेशन एनर्जी तो होनी ही चाहिए। मतलब जो स्पीशीज आ रही हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उनके पास कुछ एनर्जी तो है, लेकिन उनके पास कुछ एक्टिवेशन एनर्जी भी होनी चाहिए कि वो रिएक्शन को आगे चला सकें। इसीलिए कैटलिस्ट जो रहता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ खेल खेलता है और उसको आगे यहाँ पर काम करवाता है, उसको बढ़ाएगा, घटाएगा, अमाउंट के साथ लाएगा, वो जो भी करना है वो वहाँ पे कैटलिस्ट करता है। लेकिन वो सिर्फ दो चीज़ों से मतलब रखता है, एक रिएक्शन के रेट से और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी से, और किसी चीज़ से कैटलिस्ट का कोई लेना देना मतलब नहीं होता है, बस इतना काम होता है। ओके, समझ गए होगे बहुत अच्छे से। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the presence of a catalyst, the heat evolved or absorbed during the reaction increases, decreases, unchanged, may increase or may decrease। अब एक बार बताओ, क्या हमारी हीट कभी भी चेंज हो सकती है? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमने अभी क्या पढ़ा है कि वो से दो चीज़ों से मतलब रखता है, एक रेट से रिएक्शन के और दूसरा जो है रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी। सिर्फ इन दो चीज़ों से कैटलिस्ट को मतलब होता है और वो किसी चीज़ से लेना देना नहीं रखता है, वो जैसा है एज इट इज़ उसको रहने देता है। इसका मतलब कि वो हीट के साथ भी कोई अपना रिलेशन नहीं रखेगा, यानी कि हीट जो है वो एज इट इज़ जैसी थी वैसे ही रहेगी, कोई चेंज उसमें नहीं होने वाला है, यानी कि ये अनचेंज्ड रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, समझ गए होगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी पे अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। कोलिजन थ्योरी में यहाँ पर जितनी बातें आपको इन्हीं ऑप्शंस के बेसिस पे ही मैं बता सकता हूँ, सारे ऑप्शंस में ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, इट कंसिडर्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और एटम्स टू बी हार्ड स्फीयर्स एंड इग्नोर्स देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फीचर्स। बिल्कुल सही बात कही गई है, ये आपका यहाँ पर सही है, ये सही बात है, लेकिन ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट बात है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तो हमारा सही नहीं होगा। कोलिजन थ्योरी में माना गया था कि जो भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर चाहे वो जैसे भी हों, हल्के हों, भारी हों, उसको पूरी तरीके से इग्नोर करना है, और जो भी एटम्स हैं उनको हार्ड स्फीयर्स अज्यूम करके चलना है रिएक्शन को आगे चलाने के लिए। हमें और कोई भी लेना देना नहीं रखना है, सिर्फ उसको हार्ड स्फीयर मानो और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दो। कोलिजन थ्योरी में सबसे पहला पोस्टुलेट तो यही था, यही माना गया था। अगला देखते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपकी करेक्ट बात है, क्योंकि जितने ज्यादा कोलिजन होंगे, यानी जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, उतना तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे कि अगर दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन है, फिर चार आगे उसमें कर लिए तो और तेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, 8 करेंगे और तेज होगा, यानी कि जितने ज्यादा कोलिजन होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही तेजी से होगा। यानी कि ये भी आपका करेक्ट बात कहा गया था, और ये सेकंड पोस्टुलेट था हमारे कोलिजन थ्योरी का। अब अगला देखते हैं, कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये बात कही तो गई है, लेकिन ये आधी सच है आधी गलत है, क्योंकि जब भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए और वो प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी की ही नीड नहीं पड़ेगी, वहां पे हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए होगा। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। मींस अगर एक साइड से हमारा अटैक हो रहा है तो उसी साइड से होना चाहिए, ये नहीं कि वो अगर इस एक लेफ्ट साइड से कर रहा है तो वो ऊपर से आया, नीचे से आया, राइट से, ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ एक साइड से ही करना चाहिए, अभी जाके प्रॉपर ओरिएंटेशन मिलेगा, और उस केस में ही प्रॉपर थ्रेशोल्ड एनर्जी वहाँ पर अवेलेबल होगी, जो कोलिजन में मदद करेगी और बढ़िया प्रोडक्ट में फॉर्म होकर मिलेगा। यानी कि हमारा जो यहाँ पे गलत हम खोज रहे थे वो हमारा यहाँ पे सी जो है वो गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन के इनकरेक्ट जो है वो यहाँ पे सी है, और सही ऑप्शन इसके लिए सी ही हो जाएगा। और अगर डी ऑप्शन देखें, मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही कही गई है। इसके साथ हम चाहें तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी की भी बात की गई है और यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन की भी बात की गई है, और इन दोनों के होने की वजह से ही हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। दो चीज़ें होंगी, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन और दूसरा यहाँ पर सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझे, बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे। इन्हीं ऑप्शंस के बेसिस पे पूरी कोलिजन थ्योरी, बस इतनी ही यहाँ पर आपके लिए अभी एनसीईआरटी में अवेलेबल है, इससे ज़्यादा और यहाँ पे आपके लिए नहीं है, इतना ही पढ़ लो, ज़्यादा डीप में और जाने की जरूरत अभी नहीं है। ओके, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो इसी के साथ अब हमारा केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो अब सारे के सारे यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। और बधाई हो आप सभी को कि अब हमारा जो MCQs का और प्लस इसमें कुछ अच्छे PYQs के जितने भी लेक्चर्स थे हमारी केमिस्ट्री में, चाहे वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल बचा हुआ था, सब के सब अब खत्म हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने अब आपको यहाँ पे सब करा दिए हैं। अब आपका फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पर रहना चाहिए, एक आपके क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पर और ज़्यादा, और दूसरी अब आपको वन शॉट की यहाँ पे अब नीड आई थिंक अब पड़ेगी हर चैप्टर की, जो अब आपको इस चैनल पर आगे अब प्रोवाइड होने वाली है, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर्स के हमने यहाँ पर MCQs और PYQs सब करा दिए हैं। अब सिर्फ आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और वन शॉट पर एक बार फोकस करना चाहिए। तो अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते रहेंगे हम ऐसे ही अपनी और वीडियोज़ में। और अगली वीडियो जो